सभी को नमस्कार। मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम बजट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बजट के टॉपिक में पिछली क्लास में हम शुरू कर चुके हैं कि इनेक्टमेंट इन पार्लियामेंट, यानी बजट को पार्लियामेंट या संसद में कैसे पारित किया जाता है। उसकी 6 स्टेज का हमने मतलब 6 स्टेज के बारे में पढ़ना, 3 स्टेज पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं एक बार कौन सी है स्टेज, उनके बारे में एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेजेस। ठीक है, तो पहली क्या थी? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, दूसरा क्या था? जनरल डिस्कशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और तीसरा क्या था फिर? स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है आज हमने पढ़नी है वो है वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है जो एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, और उसके बाद है फाइनेंशियल बिल। 3 स्टेज के बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं और इन 3 स्टेज के बारे में अब देखेंगे। तो ये 6 स्टेज हैं। ठीक है, कितनी? 6 स्टेज हैं ये बजट को पार्लियामेंट में पारित करने की। ठीक है, 6 स्टेज हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो हमारी मतलब जो फोर्थ स्टेज है उसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, यानी अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बजट है उसको पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट के लिए कौन सी स्टेज होती है, या इनका सही से क्रम बताइए। इनका ये भी पूछ सकता है कि इनको सीरियल वाइज इनको क्या करिए, मतलब सीरियल वाइज लगाइए इनको। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, सबसे पहले तो क्या है? लोकसभा में क्या होती है इसके ऊपर? लोकसभा में वोटिंग होती है। ठीक है, तो वोटिंग कैसे होगी? सबसे पहले कहां पे? लोकसभा में वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, यानी अनुदान की मांग पर मतदान होता है। अनुदान की मांग पर मतदान। ठीक है, अनुदान की मांग पर क्या होता है? मतदान होता है। और जैसे ही मतदान होता है जो डिमांड है वो क्या बन जाती है? अब देखो, मतदान होने के बाद क्या है? डिमांड क्या बन जाएगी? ग्रांट बन जाएगा। जो डिमांड, जो मांग की गई थी वो क्या बन जाएगी? ग्रांट बन जाएगी। ठीक है, यानी जो मांग है वो अनुदान बन जाएगा। वोटिंग होगी। ठीक है, और वोटिंग होने में क्या है मतलब जो मांग क्या बन जाती है? मांग बन जाती है फिर ग्रांट। ठीक है, उसके बाद फिर कहां जाएगा ये? राज्यसभा में। कहां जाएगा ये? राज्यसभा में। और राज्यसभा में क्या होता है? मतलब जो बजट होता है, बजट का जो वोटेबल पार्ट होता है, सिर्फ उसी के ऊपर क्या होती है? राज्यसभा में वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन वोटेबल पार्ट। यानी जो क्या है, मतदान वाले भाग पर ही क्या होता है? मतदान होता है। बजट के जो मतदान वाला भाग है। ठीक है, इसमें क्या है मतलब जिस तरह राज्यसभा में गया तो जो राज्यसभा में भारत की संचित निधि से जो व्यय होता है, मतलब भारित व्यय होता है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती। ठीक है, यानी राज्यसभा किसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता? राज्यसभा वोटिंग नहीं कर सकता मतलब जो भारत की संचित निधि से भारित व्यय है। ठीक है, उसके ऊपर ना तो वोटिंग कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, कैन नॉट वोट, मतलब मतदान नहीं होगा। पहले भी मैंने ये बात बताई किसके ऊपर? अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से भारित व्यय है क्या है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? ओनली डिस्कशन, ओनली डिस्कशन, सिर्फ क्या हो सकता है? डिस्कशन, डिस्कशन मतलब बहस या चर्चा हो सकती है, बहस या क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट थी। अब मतलब चर्चा हो जाएगी। चर्चा क्या है? चर्चा प्रत्येक डिमांड के ऊपर मतलब अलग अलग वोटिंग होती है। ठीक है, तो ये देख लिया। उसके बाद क्या है? जो वोटिंग है वो क्या होती है? मतलब प्रत्येक मांग है जो उसके ऊपर अलग अलग से क्या होती है? वोटिंग होती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया हुआ, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको देखो, लोकसभा में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग पर मतदान होती है, और डिमांड को अगर लोकसभा में वोटिंग हो जाती है उसके बाद वो क्या कहलाता है? ग्रांट कहलाता है। और जो राज्यसभा में जो बजट का मतलब बजट का वह पार्ट जिसके ऊपर सिर्फ मतदान होता है, और राज्यसभा जो भारत की संचित निधि से भारित व्यय है उनके ऊपर क्या नहीं कर सकती? उनके ऊपर मतलब मतदान नहीं कर सकती, उनको सिर्फ क्या कर सकती है? उनका डिस्कशन कर सकती है, बहस कर सकती है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? मैंने बताया जो वोटिंग होगी वो किसके ऊपर होगी? सेपरेट डिमांड के ऊपर होगी, मतलब अलग अलग डिमांड के ऊपर अलग अलग वोटिंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ईच डिमांड, प्रत्येक डिमांड के ऊपर क्या होगी? सेपरेट वोटिंग, सेपरेट वोटिंग। ठीक है, सेपरेट वोटिंग होगी, यानी अलग अलग प्रत्येक मांग पर अलग अलग मतदान होगा, अलग अलग क्या होगा? मतदान होगा। ठीक है, यानी जिस तरह से कई डिमांड है तो मतलब क्या है? मान लो हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग डिमांड रखी है, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग डिमांड के ऊपर अलग अलग क्या होगी? वोटिंग होगी। ठीक है, और जो मेंबर हैं मतलब वो क्या कर सकते हैं? बजट की डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं, मतलब मतदान से पहले उसके ऊपर चर्चा है जो वो विस्तृत भी हो सकती है, यानी विवरण है, उस पूरे विवरण के ऊपर क्या कर सकते हैं? सदन के सदस्यों के पास ये अधिकार है कि वो उसके ऊपर क्या करे? मतलब सदस्य डिटेल डिस्कशन करे। और जो सदस्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं? मेंबर हैं जो, वो एक मतलब कट मोशन को भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेंबर्स कैन आल्सो मूव कट मोशन, मेंबर्स कैन आल्सो मूव कट मोशन। ठीक है, यानी कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं, कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब क्या है? कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब है जिस तरह से मतलब उनको ये लगे कि ये डिमांड ज्यादा है, उनको लगे कि ये पॉलिसी है जो सरकार की ये गलत है, तो उसके क्या है? उसको ये बोल सकते हैं कि कटौती कर दीजिए। और जो कट मोशन है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो जो कट मोशन है, ठीक है, कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं, और कट मोशन है या कटौती प्रस्ताव, वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पहला है पॉलिसी कट मोशन, यानी नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है, क्या? नीति कटौती प्रस्ताव, नीति की कटौती, नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है, और जो सेकंड है इकोनॉमिक कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है, यानी आर्थिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, और जो तीसरा क्या है? तीसरा है इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन, यानी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब देखते हैं जो पॉलिसी कट मोशन होता है, इसके अंदर जो सरकार की पॉलिसी है उनको मतलब उनसे असहमति दिखाई जाती है,
भाई किसी भी पॉलिसी के लिए अगर कोई डिमांड होती है तो क्या है, उसको असहमति दिखाई जाती है उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, जो डिमांड है वो 1 रुपया कर दी जाती है। मान लो अगर ये मान लो कि 100 करोड़ किसी पॉलिसी के ऊपर क्या है, 100 करोड़ की डिमांड है, लेकिन जो सदस्य है उन्होंने उसके ऊपर मतलब पॉलिसी कट मोशन लेके आए, यानी नीति कटौती प्रस्ताव ले आए, और उसमें क्या है उन्होंने असहमति जताई उस पॉलिसी के ऊपर, तो फिर क्या होगा, जो उसको मतलब पॉलिसी तो रहती है लेकिन उसकी डिमांड को 1 कर दिया जाता है, ठीक है। यानी डिमांड रिड्यूस टू ₹1, डिमांड रिड्यूस्ड टू ₹1, ठीक है। 1 रुपया क्या कर दी जाती है, मांग 1 रुपया कर दी जाती है, ठीक है। मतलब बस नाम मात्र की ही पड़ी रहेगी, वो 1 रुपया है, 1 रुपये से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या है, सरकार की मतलब जो नीति है उससे असहमति दिखाई जाती है। और अगर चाहें तो सदस्य इसके लिए कोई अदर अल्टरनेट पॉलिसी भी लेके आ सकते हैं। अगर उनके पास कोई वैकल्पिक जो नीति है, मतलब किसी भी जो कार्य है या कोई फंक्शन है सरकार के द्वारा जो किया जाना है, अगर उससे संबंधित कटौती प्रस्ताव है, जो नीति कटौती प्रस्ताव ले आए और डिमांड को 1 रुपया कर दिया, तो उसके बाद अगर किसी सदस्य के पास इसका कोई वैकल्पिक अगर नीति है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट कोई पॉलिसी अगर किसी मेंबर के पास है, तो वो क्या कर सकता है, वो लेके आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या है, इकोनॉमिक कट मोशन में मतलब ये जो डिमांड होती है वो इकोनॉमी या जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती है। और इसमें जो डिमांड है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड टू ए स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। यानी एक निश्चित किसके लिए, मतलब जो मांग है उसको एक निश्चित राशि तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो इकोनॉमिक कट मोशन है वो किसके ऊपर लेके आ जाता है, जो मान लो जो डिमांड है वो हमारी आर्थिक स्थिति को या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उसके संबंध में इकोनॉमिक कट मोशन लेके आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन का मतलब सांकेतिक प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, नाम मात्र का। भाई मान लो अगर 150 करोड़ का कोई बजट है, 150 करोड़ का कोई बजट है, और उसमें अगर 1,100 रुपए अगर कम किए जाते हैं तो वो क्या है, वो तो नाम मात्र का है। तो ये किसके लिए लेके आ जाता है टोकन कट मोशन, मतलब कोई ऐसी डिमांड है जो जिसके की पूर्ति के लिए मतलब भारत सरकार का दायित्व है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल टू दैट। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अगर टोकन कट मोशन लेके आ जाता है, मान लो भारत सरकार का दायित्व है कोई किसी भी कार्य को करने के लिए, और उसके लिए एक डिमांड रखी गई है ग्रांट की बजट के अंदर, फिर हो सकता है जो सदस्य हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन के समय ये बोलते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, इसको कम कीजिए, ये ज्यादा है। तो फिर सरकार क्या है, टोकन के रूप में उसको कटौती कर देती है, ठीक है। और वो कटौती कितनी होती है, 100 रुपए की, यानी डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय ₹100, डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय ₹100, ठीक है। यानी मांग को 100 रुपए कम कर दिया जाता है, 100 रुपए कम कर दिया जाता है। अब देखो अगर मान लो कोई सरकार ने किसी स्पेशल फंक्शन के लिए कोई डिमांड किया हुआ है या कोई किसी कार्य के लिए, तो वो तो है तो नहीं कि 5,000 10,000 होगा उसमें से 100 रुपए कम, वो करोड़ों में मिलती है। जो डिमांड होता है वो करोड़ों में होता है, ठीक है। और करोड़ों में होता है तो उसमें से 100 रुपए अगर कम करेंगे तो वो तो एक सांकेतिक मतलब रिडक्शन हुआ, तो इसलिए इसको बोला जाता है टोकन कट मोशन। एक टोकन के रूप में 100 रुपए उसमें कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखना है कौन सा, अप्रोप्रिएशन बिल, यानी पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, नहीं उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि भाई जो कटौती प्रस्ताव लेके आ जाता है वो किस संबंध में लेके आ जाता है, क्योंकि कुछ तो स्पेसिफिक मैटर होगा भाई, जो कटौती प्रस्ताव जिसके लिए लेके आ जाएगा, तो उसके संबंध में देखते हैं।
क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हर डिमांड के ऊपर आप कटौती प्रस्ताव लेके आ रहे हो या उसको कम करने के लिए बोल रहे हो, सदन में असहमति आप किसी पॉलिसी, हर पॉलिसी के ऊपर दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर कट मोशन, कंडीशंस फॉर कट मोशन, यानी कटौती प्रस्ताव के लिए शर्तें, क्या शर्तें होगी कटौती करने के लिए, ठीक है। पहला तो क्या है, जो मतलब जिसके ऊपर कटौती प्रस्ताव लेके आनी है वो क्या होनी चाहिए, वो मतलब एक डिमांड होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारी डिमांड के ऊपर आप कटौती प्रस्ताव लेके आए, ठीक है। शुड बी रिलेटेड टू वन डिमांड, रिलेटेड टू वन डिमांड एंड वन मैटर, मतलब एक ही विषय के ऊपर हो और एक ही क्या हो, मांग हो, यानी एक ही मांग तथा एक ही विषय होना चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सरकार ने बजट पेश किया और आप हर डिमांड के ऊपर क्या कर रहे हो, हर डिमांड के ऊपर कटौती प्रस्ताव मतलब कट मोशन मूव करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और मतलब जो कटौती प्रस्ताव में आप ये नहीं कि आप कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उसमें जो संशोधन संशोधन के लिए रिकमेंड कर रहे हो या फिर क्या है उसको मतलब रिपील करने के लिए आप उसको रिकमेंड करें, ऐसा नहीं कर सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते कि जो पॉलिसी आई है उसको ये बोल दो कि इसमें तो पूरी में संशोधन करो, हम इसमें जो कट मोशन है जो सदन में मूव कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मतलब कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं सदन में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब शुड नॉट सुजेस्ट फॉर, सेकंड क्या है, शुड नॉट सुजेस्ट फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, शुड नॉट सुजेस्ट फॉर अमेंडमेंट और रिपीलेशन, ठीक है, यानी संशोधन या रद्द करने के लिए आप सिफारिश नहीं कर सकते, संशोधन या रद्द करने की सिफारिश नहीं होगी, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, आपकी अगर असहमति है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपने जो कट मोशन सदन में मूव करवा दिया और उसके बाद आपने बोल दिया कि नहीं इसमें तो संशोधन हो या इसको रद्द कर दिया जाए, तो ऐसा जो संबंधित मामला मतलब ऐसा जो सिफारिश है वो आपकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और मतलब जो कटौती प्रस्ताव है वो किसकी डिमांड के ऊपर लेके आया जाएगा, जो मैटर है वो क्या होने चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड क्या है, मैटर्स should be concern of union government, concern of union government, ठीक है, यानी संघ सरकार के विषय होनी चाहिए, संघ सरकार के क्या होने चाहिए, विषय होने चाहिए, यानी जिस भी संबंधित मामले में जो डिमांड है उसके ऊपर कट मोशन लेके आ जाता है तो किसका विषय होना चाहिए, वो मतलब केंद्र सरकार से संबंधित होना चाहिए, ऐसे बोले तो संघ सरकार से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो कटौती प्रस्ताव है वो जो भारत की संचित निधि से भारित व्यय है उनके ऊपर नहीं लेके आ जा सकता, ठीक है, शुड नॉट रिलेटेड टू, फोर्थ क्या है, शुड नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है, भारत की संचित निधि से भारित व्यय की संचित निधि से भारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए जो कटौती प्रस्ताव लेके आ जाता है,
संबंधित नहीं। ठीक है, मतलब भारत की संचित निधि से जो व्यय करने हैं उनकी अगर डिमांड है तो उसके ऊपर भी कट मोशन हम नहीं लेके, मतलब सदन में नहीं लेके आया जा सकता। ठीक है, या कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा विषय है जो मतलब कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, और क्या नहीं होनी, शुड नोट, पांचवा क्या है, शुड नोट अंडर एडजुडिकेशन ऑफ, एडजुडिकेशन, शुड नोट अंडर एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, यानी न्यायालय के में न्यायाधीन नहीं होना चाहिए। न्यायाधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन मैटर्स में हम क्या नहीं कर सकते, कटौती प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। ठीक है, और अगर कोई मतलब जो विशेषाधिकार से संबंधित अगर कोई भी ग्रांट है तो उसके ऊपर क्या नहीं लेके आ सकते हम, उसकी डिमांड के ऊपर भी, विशेषाधिकार की डिमांड के ऊपर भी क्या नहीं लेके आ सकते, कटौती प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो जो कटौती प्रस्ताव की शर्तें क्या है, क्या होना चाहिए, एक तो वो एक ही मांग होनी चाहिए या एक ही विषय से संबंधित मांग होनी चाहिए, और क्या है जो मतलब कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आप संशोधन की मांग नहीं रख सकते, आप उसको रद्द करने की मांग नहीं रख सकते, और जो कटौती प्रस्ताव जिस डिमांड के ऊपर लेके आ जा रहा है, जिस मांग के ऊपर लेके आ जा रहा है, वो मैटर किसका होना चाहिए, संघ सरकार का मैटर वो होना चाहिए। और जो भारत की संचित निधि से भारित व्यय है उनके संबंधित जो डिमांड है उसके ऊपर भी आप कटौती प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। और जो मामले जो न्यायालय में न्यायाधीन है, मतलब विचाराधीन है ऐसे बोल सकते हो, विचाराधीन है, उनके ऊपर भी आप क्या नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी कटौती प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखो फोर्थ स्टेज हो गई डिमांड फॉर ग्रांट। अगला है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग अधिनियम, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। मैंने बताया था एप्रोप्रिएशन बिल से क्या संबंध, मतलब क्या संबंधित हमारे संविधान में, इसका क्या प्रावधान है। देखो मैंने बता दिया कि भारत की संचित निधि से के ऊपर एक तो भारित व्यय होते हैं। भारित व्यय का मतलब मैंने बताया कौन कौन से भारित व्यय है, जैसे इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इट, यानी भारत के राष्ट्रपति के जो परिलब्धियां हैं, जो भत्ते हैं वो, और जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहाँ भारित होते हैं, वो मतलब वो होते हैं जो भारत की संचित निधि है उसके ऊपर भारित होते हैं। मतलब भारत की संचित निधि से ही उनको खर्च किया जाएगा, किसी की जो अनुमति या ऐसे बोलो किसी की अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है। और क्या बताया मैंने, जिस तरह से सैलरी, पेंशन, अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और बताया सैलरी, पेंशन, अलाउंसेज सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और क्या बताया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर होता है, प्रशासनिक खर्चे होते हैं किस किस के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ऑफिस ऑफ सीएजी, यूपीएससी, इनसे संबंधित। ठीक है, तो मतलब वो तो होते हैं चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि से ही व्यय किए जाएंगे। लेकिन जो भारत की संचित निधि पर भारित है वो तो, अगर किसी अन्य मामले में भारत की संचित निधि से व्यय करना हो तो कैसे किया जाएगा, वो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से, यानी विनियोग अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। तो जो फिफ्थ स्टेज कौन सी है, फिफ्थ स्टेज है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, यानी विनियोग अधिनियम का पारित होना, विनियोग अधिनियम का पारित होना। ठीक है, विनियोग अधिनियम का पारित होना। तो अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल की कहां पे जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या है, नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द अथॉरिटी बाय लॉ, यानी एक्सेप्ट द अप्रोप्रिएशन बाय लॉ, यानी जो कानून में लिखा हुआ है, मतलब जो विधि के द्वारा, संसद की विधि के द्वारा, विधि के अलावा कोई अन्य जो खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि से नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो यही है, नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बाय एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, एक्सेप्ट ऑन एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। यानी मतलब भारत की संचित निधि से निधि जो समस्त निधि सम्मत विनियोग से के अलावा मतलब कोई और अन्य खर्चे नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि से विधि सम्मत क्या है, विधि सम्मत विनियोग एप्रोप्रिएशन, विनियोग सिवाय अन्य व्यय नहीं किए जा सकते। मतलब सीधा सीधा यह है, अगर भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उनसे अलग अगर कोई व्यय करने हैं तो वो क्या है, फिर उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल का संसद में पास करवाना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो अप्रोप्रिएशन बिल है, मतलब कोई भारत की संचित निधि से कोई व्यय करना है तो उसके लिए क्या लेके आ जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग अधिनियम लेके आ जाएगा, विनियोग अधिनियम लेके आ जाएगा, ठीक है। अब विनियोग अधिनियम के लिए क्या है, सबसे पहले तो जो डिमांड है, मतलब जो खर्चा भारत की संचित निधि से जो व्यय करना है उसको ग्रांट को लोकसभा में क्या करना होगा, फिर लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग होगी, ठीक है। यानी द ग्रांट इज वोटेड इन लोकसभा, ठीक है। यानी लोकसभा में मतदान होगा उसके ऊपर, लोकसभा में क्या होगा, मतदान होगा, ठीक है। लोकसभा में मतदान होगा यानी भाई जो मतदान इसलिए होगा कि ये खर्चा क्या है भारत की संचित निधि से करना, और वो किसके द्वारा, वो लॉ के द्वारा, एप्रोप्रिएशन लॉ के द्वारा किया जाएगा। और मतलब जो किससे रिलेटेड होगा अप्रोप्रिएशन बिल, द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द एक्सपेंडिचर, ठीक है, द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय है उनके ऊपर ही होगा, ठीक है। और मतलब देखो अब ये हो गया भारत की संचित निधि से, उसके बाद फिर क्या है, वो राष्ट्र लोकसभा में वोटिंग होने के बाद किसके पास जाएगा, लोकसभा में वोटिंग होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद क्या, फिर असेंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, स्वीकृति या सहमति, ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो एप्रोप्रिएशन बिल था वो क्या बन जाएगा, एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा, एप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी विनियोग अधिनियम बन जाएगा। अभी पहले विनियोग विधेयक था, ये विनियोग अधिनियम। अब देखो जो एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया, राष्ट्रपति की सहमति के बाद एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया। अब अगर भारत की संचित निधि से कोई व्यय करना है तो ये जो एप्रोप्रिएशन एक्ट है ये उसको ऑथोराइज करता है कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यानी ये ऑथोराइज करता है जो पेमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको लिख लो, ऑथोराइज्ड पेमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से क्या करने की, भारत की संचित निधि से धनराशि को मतलब संचित निधि से
जो पेमेंट है यानी धनराशि को क्या करने की, व्यय करने की ये परमिशन देता है, ये ऑथोराइज्ड करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो ये प्रोसेस मैंने बताई इसको समाप्त होने होते होते मतलब फरवरी का सॉरी अप्रैल का एंड आ जाता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है यानी जो प्रोसेस है कहां तक पहुंच जाती है, एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब मैंने बताया 1 अप्रैल से जो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और ये चला गया अप्रैल के एंड तक, मतलब अप्रैल के लिए पूरे पूरे अप्रैल के लिए किसकी जरूरत है, फिर उसके लिए भी तो बजट की जरूरत है भाई। बजट जाके ही अप्रैल के लास्ट में मतलब पास होता है, पारित होता है, लेकिन 1 महीना गुजर गया, उसके लिए फिर क्या हुआ, तो उसके लिए फिर क्या है, एडवांस में क्या ली जाती है, एडवांस में ग्रांट लिया जाता है। ठीक है, मतलब 4 अप्रैल आगे लिख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब अप्रैल के लिए क्या है, अप्रैल के महीने के लिए जो ग्रांट की जरूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि पारित अभी तक तो बजट ही पारित नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उसके लिए एडवांस में ग्रांट की डिमांड की जाती है। 2017 के बाद तो ये जो सिनेरियो है ये चेंज हो गया, क्योंकि जो पहले है वो लोकसभा के सॉरी फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में, लास्ट वर्किंग डे में बजट लेके आ जाता था। और इसको भी मैं रफ कर रहा हूं डेफिनेशन को, तो देखो मतलब जो प्रोसेस है ये मैंने बताया एंड ऑफ अप्रैल में क्या होती है, पूरी होती है जाके। ठीक है, उस फिर मतलब किसके लिए, मतलब बजट की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, अप्रैल के लिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक एडवांस ग्रांट की डिमांड की जाती है, एडवांस ग्रांट की क्या की जाती है, जो एडवांस ग्रांट है उसकी डिमांड की जाती है। मतलब जो एडवांस, और ये किसके द्वारा की जाती है, ये मतलब लोकसभा में की जाती है, किसमें, लोकसभा में। ठीक है, और इसको बोला जाता है, मतलब जो एडवांस ग्रांट की डिमांड की जाती है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान जिसको बोला जाता है, लेखानुदान। मतलब जब बजट पेश न हुआ हो या बजट पेश करने में मतलब जितना समय डिले होता है, उस डिले समय के लिए, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में उस डिले समय के लिए क्या, वोट ऑन अकाउंट क्या किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट की जो मतलब मांग की जाती है। एक होता है इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, जैसे इलेक्शन होना है आगे और इलेक्शन होगा तो पता नहीं कौन सी सरकार आएगी, तो जो बचा हुआ समय है उसके लिए क्या किया जाता है, इंटरिम बजट या अंतरिम बजट पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अप्रैल माह यानी जितना भी टाइम फाइनेंशियल ईयर में बजट को पारित करने में जो प्रोसेस लगती है, उस समय के लिए फिर एडवांस ग्रांट की जरूरत होती है लोकसभा में। और ये किसके लिए, किसको क्या बोला जाता है, इसको वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान बोला जाता है। और ये मतलब पास किया जाता है जो बजट पर डिस्कशन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, पहले बजट पे डिस्कशन होगा, बजट पे डिस्कशन होने के बाद फिर क्या है, जो वोट ऑन अकाउंट है या लेखानुदान के ऊपर क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है। और इसमें क्या है, लेखानुदान में 1/6 ऑफ टोटल, 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन, टोटल एस्टिमेशन यानी कुल अनुमान का 1/6, 1/6 को क्या कर लिया जाता है, एडवांस में दे दिया जाता है। यानी अगर ऐसे बोले तो ये क्या है, ये है ग्रांट ऑफ 2 मंथ। भाई देखो 12 महीने साल में है और 12 महीने का बजट पेश किया जाता है, और 12 महीने का अगर मतलब 12 महीने में का छठा भाग मतलब 2 महीने का जो ग्रांट है उसको एडवांस में दे दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। लेकिन 2000 अब देखो पहले क्या था, मैंने बताया जो लास्ट वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे किसका, फरवरी का, उसको बजट पेश किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था बजट। और अप्रैल के लास्ट तक वो फिर क्या होता था, अप्रैल लास्ट तक वो पास हो जाता था। तो यानी अप्रैल का जो माह है, अप्रैल का जो मंथ है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि लगभग 2 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं। मैंने बताया 3-4
जो वीक के लिए 2-3-4 सप्ताह के लिए तो सदन का स्थगन रहता है, और जिसके दौरान जो स्टैंडिंग कमेटी है वो जो जांच करती है, एग्जामाइन करती है किसको जो डिमांड उनके द्वारा की गई है, और उसकी रिपोर्ट फिर वापिस से संसद में रखवाती है। तो मतलब प्रोसेस कुल मिला के 2 महीने चलता है ये जो बजट को पारित करने की प्रोसेस है। लेकिन 2017 में क्या हुआ फिर? 2017 में बजट है 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। ठीक है, 1 फरवरी को क्या किया जाने लगा? पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को रखा जाने लगा। अब देखो 2 माह लगते हैं, तो इसका मतलब फिर क्या है? फरवरी और मार्च, और 1 अप्रैल से जो क्या होता है, 1 अप्रैल से मतलब फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। मतलब 1 अप्रैल तक लगभग क्या हो जाता है? बजट पास हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल तक बजट पास हो जाता, तो मतलब इसलिए जो बजट है 1 फरवरी को रखा जाने लगा, ताकि एक अलग से जो मतलब एप्रोप्रिएशन बिल न लेके आना पड़े वोट ऑन अकाउंट के लिए या लेखानुदान के लिए। यानी ये 1 फरवरी को बजट पेश आता है, और इससे क्या हो गया? सिंगल एप्रोप्रिएशन बिल में काम चल जाने लगा। एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, मतलब एक विनियोग अधिनियम से ही काम चलने लगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस तक बजट को पास करवा लिया जाता है, पारित करवा लिया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया मोटा मोटा सा जो वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या है। वोट ऑन अकाउंट तो मतलब जो बजट में पारित करने में देरी होती है उस समय पे लेके आ जाता है, लेकिन सामान्यतः जो इंटरिम बजट है वो कब लेके आ जाता है? वो लेके आ जाता है जब इलेक्शन होना हो जिस साल, और उस साल जब तक इलेक्शन होगा तब तक के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नई सरकार आती है और वो फिर क्या है, जो बजट को नई तरीके से लेके आती है, नए सिरे से लेके आती है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी एप्रोप्रिएशन बिल का पारित होना। अब है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक को कैसे पारित करेंगे? वित्त विधेयक में जो शर्तें होती है वो लागू रहती हैं धन विधेयक वाली। किसकी शर्तें लागू रहती है? पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, यानी वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना। ठीक है, अब देखो वित्त विधेयक का पारित होने का मतलब क्या है? ये जो भारत सरकार के जो फाइनेंशियल प्रपोजल है, यानी वित्तीय प्रस्ताव है, उनको मतलब वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावित बनाने के लिए, ठीक है, यानी फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल है, जो वित्तीय प्रस्ताव है किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको क्या बनाता है? इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता। मतलब वो धरातल पर काम करने के लिए क्या लेके आ जाता फिर? फाइनेंशियल बिल। मतलब जो वित्तीय प्रस्ताव है उनको धरातल पर उतारने के लिए ही फाइनेंशियल बिल को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया सब्जेक्टेड टू ऑल कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर मनी बिल। ठीक है, एप्लीकेबल टू मनी बिल क्या है? ये सब्जेक्टेड टू ऑल कंडीशंस एप्लीकेबल टू मनी बिल। यानी धन विधेयक की सारी शर्तें इस पर भी लागू होगी। धन विधेयक की सभी शर्तें लागू इस पर लागू होगी। ठीक है, सभी शर्तें इस पर क्या होगी? लागू होगी। मतलब सभी शर्तें लागू होने का मतलब क्या है भाई? जो धन विधेयक के संबंधित मामले में जो शर्त हैं, जैसे लोकसभा में रखा जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जो शर्त है वो क्या है? इसके ऊपर भी, फाइनेंशियल बिल के ऊपर भी लागू रहती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931, मतलब जो अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 है, उसमें एक बात लिखी गई है, जो फाइनेंशियल बिल है वो एक तो जो संसद के द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? मतलब सहमति दी जाती है। यानी ये क्या है फिर? पास्ड बाय पार्लियामेंट
एंड असेंटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या सहमति। मतलब इसका टाइम क्या है, ये विद इन 75 डेज, विद इन 75 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, 75 दिन के अंदर फाइनेंशियल बिल है जो संसद के द्वारा भी पारित हो जाना चाहिए और किसके द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति भी उसको मिल जानी चाहिए। ये बात प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 है जो मतलब उससे ली गई है हमारे संविधान में ये बात, ठीक है। यानी संसद द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा क्या होनी चाहिए, इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। कितने दिन के अंदर, 75 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था जो लास्ट स्टेज फाइनेंशियल, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो देखो 3 स्टेज कल देखी थी और 3 स्टेज हमने आज देख ली, और इस तरह से जो बजट है वो संसद में रखा जाता है और संसद में फिर उसको पारित कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बात करें छोटे छोटे और मतलब अलग से भी अदर ग्रांट्स भी होते हैं जो रखे जाते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। उनको बस मैं बताऊंगा, आपको वैसे ही याद रखने हैं वो, ठीक है। तो अब देखते हैं अदर ग्रांट। अदर ग्रांट्स, पहला क्या है, पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। जिसको अनुपूरक अनुदान भी बोला जाता है। अनुपूरक अनुदान, देखो अनुपूरक का मतलब क्या है, किसी चीज को, नाम से ही पता चलता है किसी चीज को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब देखो मान लिया कोई एक्सपेंडिचर था, किसके द्वारा, एप्रोप्रिएशन के द्वारा, तो ये कब लेके आ जाएगा, एक्सपेंडिचर थ्रू एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। यानी विनियोग विधेयक के माध्यम से कोई खर्च करना था, विनियोग विधेयक से क्या करना था, कोई व्यय करना था। पता है विनियोग विधेयक, मैंने बताया कि जो भारत की संचित निधि से अगर कोई धन खर्च करना हो तो वो विनियोग विधेयक के द्वारा खर्च किया जाता है, और वो क्या हो जाए, वो कम रह जाए, यानी इनसफिशिएंट हो जाए वो, ठीक है। इनसफिशिएंट या कम हो तो फिर क्या लेके आ जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट उसके लिए लेके आ जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। उसके लिए क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड की जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एडवांस ग्रांट। क्या है, एडवांस ग्रांट, या जिसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, बस नाम से ही आप समझ जाओगे अतिरिक्त अनुदान। जो अतिरिक्त अनुदान है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, यानी अतिरिक्त व्यय होता है, एडिशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय किसके ऊपर, अगर कोई न्यू सर्विस ऐड की है, किसका, न्यू सर्विस यानी नई सेवा कोई जोड़ी है, और उसका जो है मतलब उसके लिए मतलब जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है यानी उसका जो खर्च है वो कंटेम्पलेट ही नहीं किया, यानी इसको परिकल्पित ही नहीं किया, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर उसका क्या नहीं किया हो, नोट कंटेम्पलेटेड, मतलब व्यय है जो क्या ना किया हो, परिकल्पित ही न किया हो, नहीं हुआ हो, ठीक है। मतलब नई सेवा जोड़ी थी और उसका जो व्यय के बारे में कोई अनुमान नहीं है, तो उसके लिए फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर यानी अतिरिक्त व्यय के लिए क्या दे दिया जाता है, एडवांस ग्रांट की जो हमारे संविधान में प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। अगला है मतलब एक्सेस ग्रांट।
तीसरा कौन सा है, एक्सेस ग्रांट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस का मतलब होता है अधिक। तो जो पहले ग्रांट दिया है उससे अधिक अगर क्या हो जाए, खर्च हो जाए, तो फिर क्या होगा, एक्सेस ग्रांट की डिमांड की जाती है। ये मत समझना कि बजट में एक बार इतना ग्रांट दे दिया तो उसके बाद कोई ग्रांट नहीं मिल सकता। तो देखो अदर ग्रांट्स के माध्यम से ये ग्रांट्स मिल सकते हैं। तो तीसरा क्या है, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट को हिंदी में बोला जाता है अधिक अनुदान। अधिक अनुदान, मैंने बताया अधिक अनुदान का मतलब क्या है, मनी स्पेंट इन एक्सेस टू द ग्रांट, मतलब टू द ग्रांटेड अमाउंट, मनी स्पेंट इन एक्सेस टू द ग्रांटेड अमाउंट। ठीक है, यानी जो पारित धन है, मतलब अनुदान धन या अनुदान, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, निर्धारित व्यय, निर्धारित व्यय से ज्यादा धन का व्यय हो जाए तो ठीक है। अगर निर्धारित व्यय से ज्यादा धन का व्यय हो जाए तो फिर क्या है, एक्सेस ग्रांट लेके आ जाता है। और जो डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट है, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट है, वो कहां पे, लोकसभा में रखी जाती है। और लोकसभा में क्या होती है, फिर वोटिंग होती है। और ये है जो ये अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है इसको, और तभी जाके क्या है, मतलब एक्सेस ग्रांट है जो मिलता है। ठीक है, देखो जो मनी है, जो ग्रांटेड अमाउंट था उससे ज्यादा अगर धन व्यय हो जाए तो उसके लिए फिर क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट, एक्सेस ग्रांट की डिमांड की जाती है। लोकसभा में वोटिंग होती है, और ये किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति के द्वारा क्या होता है, ये अप्रूव्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है वोट टू क्रेडिट। वोट टू क्रेडिट कुछ नहीं है, एक अनएक्सपेक्टेड अगर कोई मतलब नीड होती है ग्रांट की। ठीक है, तो फोर्थ क्या है, फोर्थ है वोट टू क्रेडिट। वोट टू क्रेडिट यानी इसको बोलते हैं प्रत्यानुदान। ठीक है, ये एक जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है, मतलब आकस्मिक मांग के लिए, आकस्मिक मांग होती है। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि एक मतलब ब्लैंक चेक है जो कार्यपालिका को दिया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा। ठीक है, यानी लाई के ब्लैंक चेक, लाई के ब्लैंक चेक टू एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा। ठीक है, ठीक है, मतलब लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को खाली चेक, खाली चेक, ठीक है, के जैसा होता है ये। मतलब ऐसे बोल देना था कि जब आपको आकस्मिक मांग की जरूरत पड़े तो आप क्या है, आप मतलब वोट टू क्रेडिट प्रत्यानुदान के रूप में आप ग्रांट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्शनल ग्रांट। फिफ्थ कौन सा है, एक्सेप्शनल ग्रांट। बस इतना ही पढ़ना, इनमें और ज्यादा डीप नहीं है। ये देखना कि ये एक मतलब कब जो ग्रांट है इसको कब मतलब संसद के सामने रखा जाता है और किस मामले में इसको ग्रांट की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो अगला कौन सा है, एक्सेप्शनल ग्रांट। फिफ्थ है
यानी इसको बोले तो अपवाद अनुदान, ठीक है, अपवाद अनुदान जिसको बोलते हैं, अगर अलग अलग बोले तो, ठीक है। ये मतलब स्पेशल पर्पज के लिए जाता है, ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पज। मतलब ऐसा पर्पज जो बजट में नहीं था और उसके बाद जरूरत पड़ गई उसकी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। और ये क्या है, नॉट रिलेटेड टू करंटली फाइनेंशियल ईयर, नॉट रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी जो क्या है, वर्तमान वार्षिक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता, ये वित्तीय वर्ष के लिए नहीं या उससे संबंधित नहीं होता है, ठीक है। मतलब और स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। उसके बाद लास्ट है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट, टोकन के नाम से ही पता चल रहा है आपको, सांकेतिक ग्रांट। मतलब एक ग्रांट की डिमांड की जाती है किसके रूप में, 1 रुपए के रूप में, एक टोकन सम जिसको बोला जाता है उसके रूप में की जाती है। जो 6th क्या है, टोकन ग्रांट यानी सांकेतिक अनुदान, ठीक है, सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान क्या है, मतलब जिस तरह से कोई प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है और उसी में कोई नई अगर सर्विस ऐड की जाए, ठीक है, अगर कोई नई सर्विस ऐड की जाए तो फिर किसकी डिमांड की जाती है, टोकन ग्रांट की डिमांड की जाती है, यानी ग्रांट की डिमांड की जाती है, ठीक है। यानी कोई प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब पहले से अनुमानित व्यय है और इसमें क्या है, न्यू सर्विस ऐड हो जाए, क्या हो जाए, न्यू सर्विस यानी नई सेवा ऐड हो जाए, तो फिर क्या है, इस नई सर्विस के लिए एक मतलब जो ग्रांट है वो अवेलेबल किया करवाया जाता है रीएप्रोप्रिएशन के माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मनी इज अवेलेबल, मनी अवेलेबल करवाई जाती है किसके माध्यम से, रीएप्रोप्रिएशन के माध्यम से, ठीक है। पुनर्विनियोग के माध्यम से, पुनर्विनियोग के माध्यम से धन उपलब्ध करवाया जाता है। जो पहले से प्रस्तावित जो प्रायोजित खर्च है उसमें अगर नई सर्विस ऐड हो जाए, ठीक है। अब और ये क्या है, मतलब लोकसभा में वोटिंग होती है इसके ऊपर, कहां, लोकसभा में वोटिंग भी होती है। लोकसभा में क्या होता है, वोटिंग होती है। और अगर लोकसभा में वोटिंग होने के बाद फिर क्या है, अगर इसको असेंटेड मतलब लोकसभा द्वारा असेंटेड कर दिया जाता है तो ये क्या है, मतलब जो फंड है वो दे दिया जाता है, जो धन है वो दे दिया जाता है नई सर्विस के खर्च के लिए, ठीक है। तो ये देखा हमने मतलब बजट के बारे में, 3 क्लासेज, शायद तीसरी क्लास आज ये 3 क्लासेज में हमने बजट को देखा। और अगली क्लास में हम देखेंगे फंड्स या निधि। भारत में 3 प्रकार के फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद थर्ड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, इनसे जो निधि है या फंड से संबंधित उस नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी, सभी चीजों को आप मतलब लिख भी जरूर रहे होंगे, मैं भी ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना जो हमारी आज की क्लास है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इतना अपना सहयोग दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, और बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हो। इस समर्थन के लिए, इस सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।